subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study a very interesting topic from FSC Part 1 book of Biology, chapter number 3. The topic of our presentation today is about models explaining enzyme action. जहाँ ये टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वहीं पे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पार्ट 1 की ही बुक में चैप्टर नंबर 1 से हमने बायोलॉजिकल और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था। उसमें हमने देखा कि साइंसदान अपनी मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पे कुछ नताइज अखज़ करते हैं। इन्हीं नताइज को वो एक स्टेटमेंट में तब्दील कर देते हैं। ये स्टेटमेंट एक थ्योरी या एक लॉ की फॉर्म में हमारे सामने आती है, जो कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन जाता है कि कोई पर्टिकुलर फिनोमेना या प्रोसेस एक ख़ास तरकीब से ही परफॉर्म होगा, इसलिए हमें उसके सारे प्रोसेसेस अच्छे से पहले ही मालूम होते हैं और हम कोई भी एक्सपेरिमेंट उन्हीं प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह जब हम एंजाइम्स के एक्शन की बात करते हैं तो उस पर भी साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ स्टडीज़ की हैं कि किस तरह से एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसी सिलसिले में कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, जिनमें दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं। पहला लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। सबसे पहले बात करते हैं जी लॉक एंड की मॉडल की। स्टूडेंट, हमने पहले भी लॉक की एग्जांपल ली थी और हम आज उसको दोबारा डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसे आपको मेरे हाथ में ये एक लॉक दिखाई दे रहा है, आपने इस तरह के या इससे मिलते जुलते लॉक्स देखे ही होंगे। आप जानते हैं कि इस लॉक को ओपन करने के लिए मुझे एक की रिक्वायर है। ऑलरेडी हम जो इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि एंजाइम्स का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही प्रोसेस होता है कि वो भी उनकी भी एक ख़ास पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। जिस तरह की ये इस लॉक में एक की होल मौजूद है और इसी के अंदर सिर्फ मैं की इंसर्ट करके इसको ओपन कर सकती हूँ। एंजाइम्स की एक्टिविटी भी कुछ इसी तरह से होती है। अब आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में ये चाबियों का एक गुच्छा है और दूसरी तरफ ये लॉक है। तो क्या मैं इसमें से, मुझे क्योंकि इसको ओपन करने के लिए एक की चाहिए, तो क्या मैं इस गुच्छे में से किसी भी की को इस्तेमाल करते हुए इस लॉक को ओपन कर सकती हूँ? आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस गुच्छे में से एक की रैंडम की सिलेक्ट करती हूँ, जैसे कि मैं ये फर्स्ट की सिलेक्ट करती हूँ और इससे इस लॉक को ओपन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये की इस होल में एंटर नहीं हो पा रही, जबकि हम जानते हैं कि इसको ओपन करने के लिए हमें की ही रिक्वायर है। अब हम कोई और की ट्राई करते हैं। मैं एक और रैंडम की सिलेक्ट करती हूँ और इसको भी यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये भी इस की होल में इंसर्ट नहीं हो रही। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक और की लेती हूँ, जैसे कि ये, और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ और ये देखिए ये यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब इस सारे गुच्छे में से सिर्फ ये एक की है जो इस स्पेसिफिक लॉक के अंदर फिट हुई है। अब क्या करूँगी मैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टर्निंग दिस की आई कैन ओपन द लॉक। अब ये लॉक ओपन हो गया है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक लॉक इस एक स्पेसिफिक की से ही ओपन होता है, कोई भी और की इसको ओपन नहीं कर सकती। अब ये हमारे पास क्या बन गया, लॉक एंड की मॉडल। एमिल फिशर ने 1890 में एक्सप्लेन किया कि एंजाइम्स की एक्टिविटी भी इसी लॉक एंड की मॉडल की बेसिस पे होती है, यानी कि जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक को एक खास चाबी ही खोल सकती है, उसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को एक खास किस्म का एंजाइम ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये ऐसा क्यों है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्टिव साइट बेसिकली जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने रिकग्नाइज होना है और बाइंड होना है एंड कैटालाइज होके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होना है, ये एक्टिव साइट एक इंतहाई रिजिड स्ट्रक्चर है। जिस तरह हमने इस लॉक में देखा कि मुख्तलिफ कीज आई, लेकिन वो इसके अंदर इंसर्ट ही नहीं हो पा रही थी। अब ये खास किस्म की आपको इसका एक खास किस्म का पैटर्न दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही पैटर्न यहाँ पे रिकग्नाइज होगा, बाइंड होगा और इसको
ओपन कर सकेगा। इसी तरह एंजाइम्स की इस एक्टिव साइट पे भी काफ़ी रिजिडिटी मौजूद होती है, सख्तपन मौजूद होता है और ये शेप किसी भी सूरत आल्टर नहीं होती। इसमें ना कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है, ना ही कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहे रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, रिएक्शन यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान, और ना ही प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान या उसके बाद। यानी कि किसी भी टाइम पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। जैसी एक्टिव साइट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में थी, एज इट इज ड्यूरिंग द रिएक्शन रहेगी, एज इट इज आफ्टर द रिएक्शन भी रहेगी। और उस साइट, क्योंकि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो एक खास किस्म का ही सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो सकता है। अब ये जो एक्टिव साइट है, ये सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। आपको बेकिंग का तो आइडिया ही होगा। बेकिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के सांचे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बच्चों के लिए अगर हमने कप केक्स बनाने हों तो स्टार शेप या मुख्तलिफ एनिमल्स की शेप के, फ्लावर शेप हम लोग कप केक्स बना सकते हैं। वो बेसिकली एल्युमिनियम के छोटे छोटे से सांचे होते हैं जिसमें हम अपना प्रिपेयर्ड डो भर देते हैं, गुंदा हुआ आटा भर देते हैं और उसको बेक कर देते हैं। वो बेक कप केक उसी सांचे में पड़े होने की वजह से उसकी ही शेप इख्तियार कर लेता है। इसकी मिसाल आप आइस क्यूब्स की भी ले सकते हैं। जैसे अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो हमारे फ्रीज़र में आइस क्यूब वाले सांचे पड़े होते हैं। वैसे अगर हम किसी बड़े बर्तन में, प्याले वगैरह में पानी रखें तो बर्फ़ एक खास किस्म की शेप उस प्याले के अकॉर्डिंग ले लेती है। इसी तरह अगर हम छोटे छोटे क्यूब्स वाले सांचे में पानी भर के रखें तो क्यूब्स की फॉर्म में ही आइस हमारे सामने आती है। इसी तरह वो कहते हैं कि एक्टिव साइट भी एक टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल होती है जिसमें एक खास किस्म का सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज होकर बाइंड होता है, कैटालाइज होता है और एक खास किस्म की प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन बाद में आने वाली स्टडीज ने इस मॉडल को सभी रिएक्शंस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। उनके मुताबिक कि ये रिजिड साइट जिसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिएक्शन, इसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत झुकाव या फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। उसके लिए फिर एक और मॉडल प्रपोज किया गया जिसे हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम देते हैं। आइए देखते हैं कि ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है। When we talk about mechanism of action of an enzyme, तो इसमें एक्टिव साइट एक इंतहाई अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो पूरे एंजाइम पे कहीं भी आके अटैच नहीं होता। वो एक स्पेसिफिक एक्टिव रीजन पे आके अटैच होता है जो कि एक चार्ज बेयरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। फर्दर ये एक्टिव साइट 2 डेफिनेट रीजन्स में डिवाइड होती है। एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। सबसे पहले बात करते हैं जी बाइंडिंग साइट की। बाइंडिंग साइट एंजाइम्स के एक्शन के लिए इंतहाई अहम रोल प्ले करती है। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक सबस्ट्रेट को बाइंड करने में हेल्पफुल है। यानी कि बाइंडिंग साइट एंजाइम को स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की रिकॉग्निशन एंड उसकी बाइंडिंग में हेल्प करती है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये प्रोसेस परफॉर्म होता है यानी कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज हो गया और बाइंड हो गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इस दौरान कैटालिटिक साइट भी एक्टिव हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैटालिटिक साइट की। जब कैटालिटिक साइट एक्टिव हो जाती है तो उसे हम एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट कहते हैं। इस साइट में डिफरेंट कैटालिसिस परफॉर्म होती है, यानी कि सबस्ट्रेट को फाइनली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इनटू प्रोडक्ट। At the end of the reaction, the product is released and enzyme is readily available without any alteration in its shape or its chemical composition। अपने किमियाई फार्मूला या अपनी शक्लो शुबाहत में किसी भी किस्म के चेंज के बगैर at the end of the reaction एंजाइम रेडली अवेलेबल होता है नेक्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। यानी कि एक एंजाइम मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन यूज हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके दौरान। अगर हम इसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में समझें तो इसको आप कंसीडर करें कि दिस रेड वन इज अ सबस्ट्रेट
The green one is the enzyme. अब ये आप देखें कि सबस्ट्रेट की एक खास स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जो कि मैच कर रही है इस सबस्ट्रेट के साथ। अब ये जो हॉलो कैविटी है इसको हम एक्टिव साइट या AS कहेंगे। ये सबस्ट्रेट यहाँ रिकग्नाइज होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे टिपिकली देखें तो हमें नजर आ रहा है कि दोनों की शेप अच्छे से एक दूसरे में फिटिंग हो सकती है। यहाँ से बनेगा ES कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कैटालिटिक साइट को एक्टिव कर देगा। इसी सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा आफ्टर कैटालिसिस इनटू प्रोडक्ट्स। हमारे पास प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगी एंड एंजाइम अनअल्टर्ड रेडिली अवेलेबल होगा फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। अब ये जो प्रोसेस है, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कि एंजाइम रीयूज हो सकता है, तो इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब यही है कि एंजाइम अगेन एंड अगेन रीयूज हो रहा है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो बेसिकली इसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं। जल्द ही डिटेल्ड वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, साथ लगे बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।